नाजरीन आदाब, मैं रविंद्र सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर एक खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात हमारे मुल्क की सरहदी हिफाजत की, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी और हमारे सरोकार की। जी हां, हमारे मुल्क के सरहदी इलाकों से अक्सर किसी ना किसी जानी और माली नुकसान की खबरें आती रहती हैं। ये खबरें महज खबरें नहीं होती, बल्कि इन खबरों से जुड़ी होती है हमारी और आपकी जिंदगी की खुशियां। खा वो जम्मू और कश्मीर हो, साहिली इलाके हों, या नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम के सरहदी इलाके। जिंदगी कहीं भी महफूज नहीं है। आम शहरी से लेकर हिफाजती दस्ते तक हमारे दुश्मनों के निशाने पर होते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। साबिक डीजी लेफ्टिनेंट जनरल आर.एन. सिंह हैं, जनाब के श्रीनिवासन हैं, आईजी रिटायर्ड बीएसएफ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णेंद्र मीना जी। बॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे मुल्क के लिए, लेकिन किस तरह से देखा जाए इसे, कितना बड़ा थ्रेट मानेंगे आप इसको? देखिए, जब हम अपना क्षेत्र का विश्लेषण करते हैं जी, तो भारत का जो है 15,000 से ऊपर किलोमीटर का हमारा बॉर्डर एरिया है। 15,000 किलोमीटर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। उसके साथ सिर्फ लैंड बॉर्डर ही नहीं है, उसके साथ कोस्टल भी है जी, जो कि दोनों साइड, तीन साइड हमारा वो समुद्री है। जी, तो वो भी किसी को आने जाने के लिए बहुत उनको आसानी से अंदर ला सकता है। जी, उसके बाद हवाई मार्ग भी है, अपने देश में भी लोग आ सकते हैं, या नेबरिंग, जैसे आपका नेबरिंग जगह भी उतर करके नेपाल में उतर करके भारत आ सकते हैं। वो ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ हमारा। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि 15,000 से ऊपर किलोमीटर का हमको गार्ड करना है। अब जो गार्ड करना है वो किस दृष्टि से ये लोग आते हैं, क्या मुद्दा लेकर के आते हैं, क्या उनका रूप क्या है, किस लिए आ रहे हैं। यहाँ पर टेररिज्म के लिए आते हैं, आए दिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है, इलीगल माइग्रेशन, फिर आपका फेक करेंसी। आप लिस्ट आउट करते जाइए। इनको लगता है कि भारत एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर ये सब किया जा सकता है। तो इन लोगों को अगर जो इन बातों को अगर जो हम लोग ध्यान में रखते हैं, तब हमको इसका मैग्नीट्यूड है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। अब इसके लिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन समाधान भी हर एक चीज़ का होता है। जी, समाधान में सबसे पहला इसका ज़रूरत होता है हमारा इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारे हैं हर एक विंग में, हर एक इंडियन आर्मी के पास में, एयरफोर्स के पास में, नेवी के पास, बीएसएफ, सीआरपी, सबके पास इंटेलिजेंस विंग है। उसको हमको बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। जी, और जो अभी की हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको इक्विप करना पड़ेगा, उनको संसाधन देना पड़ेगा, ताकि हमको पहला फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको मिलते जाए और हम उसके लिए तैयार हैं। और ये टाइम लगेगा, ये नहीं कि अचानक ये हो जाएगा। और जैसे जैसे बदलाव आते जाते उस लिहाज से हम लोग को भी फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ताकि हम आए जो दिन आने वाले हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर जो इतना हम लोग करते हैं जी, तो ज़रूरी है कि हम लोगों को यहाँ पर सक्सेस मिलेगा। और जो जो हमारे मुद्दे हैं कि हमको अपना राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो ये तभी बनेगा जबकि बाहर से आने वाले जो हमको प्रॉब्लम देने वाले हैं, प्रॉब्लम फेस हमको देंगे, उनको हम आने से पहले ही रोक दें। बिल्कुल। जहाँ तक बीएसएफ की बात की जाए सर, बीएसएफ तो बहुत चुनौतियों का सामना करता है, फेस करता है उसको, और इसमें कोई दोहरा नहीं, कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई। लेकिन हम चूंकि बीएसएफ की जब बात करते हैं तो उनके लिए किस तरह की चुनौतियां वहाँ पर आती हैं? सरहद एक मुल्क का आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसमें, और इसके लिए काफ़ी खतरे बहुत हैं इसमें। जी, इस खतरे को निपटने के लिए है सीमा सुरक्षा बल को खड़ा किया उन्होंने। और ख़तरे के जो एरिया हमारे पास, खासकर जो बॉर्डर्स में, सरहद में है, एक पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ, एक बांग्लादेश के साथ इतना नहीं आजकल, क्योंकि उसका हमारा काफ़ी संबंध अच्छा रहा, तो रहेगा चाइना और पाकिस्तान के साथ। और ख़तरे कई किस्म का है, खासकर जो हमारा चुनौती है, सबसे पहले एक तो स्मगलिंग होता है, एकेडमिक लेवल में देखा जाएगा तो। दूसरा इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद टेररिज्म, इसके बाद लिटिल स्मॉल क्राइम, पेटी क्राइम्स ऑन बॉर्डर। इसके बाद बॉर्डर को चेंज करना, यानी आपको ज़मीन लेने का कोशिश भी होता है दुश्मन का। इसके अलावा फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बोलते हैं, ये भी होता है। तो एक खतरे कई किस्म का है। इन सब के लिए निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल को तैयार किया है।
वो उस चीज़ में कामयाब है, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो या पाकिस्तान में हो। बॉर्डर एक्चुअली ड्यूटी है 24/7 जी। यानी लड़ाई कभी भी हो सकता है, कभी हो ना हो, लेकिन बॉर्डर गार्डिंग आपको रोज़मर्रा का काम हो गया 24/7। तो खतरे से खाली भी नहीं है इसमें सारे, इसलिए जवान को पूरा 24 घंटा 7 दिन और पूरा साल आँख खोल कर करना ही पड़ेगा काम। उसके लिए उनको मनोबल, शरीर बल और शस्त्र बल सारे होना चाहिए। ये सब होगा तभी होगा। जैसा जनरल ने साहब ने कहा, इंटेलिजेंस एक प्रधान अंग है, इसमें इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंस के बिना कोई आजकल काम चलता नहीं है। इसके अलावा जो हमारा लोग जो दिक्कतें होती है, खतरा दुश्मन के अलावा ज़मीन की तरफ से होता है, कभी हर जगह और नहीं होता। मान लीजिए आप गुजरात की बॉर्डर लीजिए, वहाँ इतना जो वेदर मौसम ख़राब है कि भी आपको नमक हवा है, तेज़ हवा है। राजस्थान में देख लीजिए 55 से कम नहीं है, रेत के साथ सैंड ड्यून्स। पंजाब में जाइए अलग, जम्मू एंड कश्मीर चाहिए बर्फ़। तो अलग अलग किस्म का अलग अलग खतरा है। बांग्लादेश में जाइए तो आप मच्छर को ज़्यादा है, मिलिटेंट से ज़्यादा मच्छर ज़्यादा है वहाँ। तो हर किस्म का एक चुनौती है। तो हमारा जो कुदरती चुनौती और बनावटी चुनौती को भी हम सामना करना पड़ता है। जी विनय जी, चूँकि आपने स्पेशलाइजेशन इसमें कर रखा है, एक मुल्क की जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कहाँ कहाँ खामियां नज़र आईं और क्या लगा आपको कि क्या क्या बातें और होनी चाहिए या उन जो पॉइंट्स पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर हम सीमाओं को देखें तो सीमाओं के लिए हम दो तरीके के कुछ सीमाओं को दो परिदृश्यों से देख सकते हैं। एक तो राज्य का परिदृश्य, जो कि एक स्टेट का परिदृश्य होता है, राष्ट्र का परिदृश्य होता है। उसमें आपको ये समझना होगा कि जैसे कि सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेरिटरी की अपने भूभाग की सुरक्षा की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, बिल्कुल समझ में आता है वो। लेकिन जो दूसरा नज़रिया है, दूसरा परिदृश्य है, वो होता है वहाँ के लोगों का। वो भी तो एक राज्य से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं जी, वहाँ पे जो लोग रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो पेरिफेरल ट्रीटमेंट जो होता है बॉर्डर्स को दिया जाता है। अगर उनको हम मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व करके देखें तो बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे होंगे। दूसरा एक बात यह कि जैसे पहले भी बताया गया कि भौगोलिक स्थिति जो है, भारत एक बहुत बड़ा देश है जी, 15,000 किलोमीटर का तो लैंड बॉर्डर ही है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो अलग अलग तरीके के क्लाइमेट, जलवायु, भौगोलिक स्थितियाँ, जैसे अगर आप देखें भारत के उत्तर पूर्व की जो सीमाएं हैं, वहाँ की जलवायु और वहाँ का जो फिज़िकल फॉर्म है बिल्कुल डिफरेंट है, लैंड फॉर्म, जो कि चीन के बॉर्डर से बिल्कुल डिफरेंट। अगर नॉर्थ में हम आकर देखें तो पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल डिफरेंट है। और उन चुनौतियों को समझने के लिए और अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, फ़ौज को भी होता है, सीमा सुरक्षा बलों को भी होता है, तो उनको समझने के लिए और उनके लिए नए नए तरीके ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक माउंटेन कोर एक डेवलप किया गया है, इंडियन आर्मी ने एक डेवलप किया पिछले कुछ सालों में। वो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि भारत की जो उत्तरी सीमा है वो बिल्कुल एकदम ही माउंटेन्स हैं, पूरा ही जो इलाका है वो हिमालय से घिरा हुआ हिमालय है। तो उसके लिए माउंटेन कोर मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी, और अभी तो बनना शुरू हुई है और आगे जाने पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ऐसे स्पेशलाइज्ड फोर्सेस, स्पेशलाइज्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आनंद साहब ये जानना चाहेंगे, चूँकि मिलिट्री इंटेलिजेंस की जब बात आती है, क्या रोल रहता है, किस तरह का काम वो वहाँ पर करते हैं? देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस का रोल तो वही है, अपनी इंटेलिजेंस गेन करना और साथ साथ जो हमारी इंटेलिजेंस उसको डिनाई करना, क्योंकि कोई दूसरा नई नई तरह की चुनौतियाँ सामने आती रहती हैं। वो आएंगे, हमेशा आएंगी, और हर एक बार ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, कोई स्टैटिक नहीं कि एक बार हुआ वही चलते रहेगा। वो लोग भी नए तरीके ईजाद करते रहते हैं, उसको हमको पकड़ना पड़ता है। एक मुद्दा मैं ये लाता हूँ कि अगर जो किसी चीज़ का हमको समाधान करना है, अब हमारे डिस्प्यूट क्या मेन दो देशों के साथ है, चाइना और पाकिस्तान। जी, चाइना का 14 राष्ट्र है जिसके साथ उसका बॉर्डर है, 12 के साथ उसका समाधान हो चुका है, 2 राष्ट्र के साथ नहीं हुआ, वो है भारत और भूटान। जी, अब ये हमारा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट में कहीं पास किया हुआ कि हम अपना 1 स्क्वायर इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर जो डिस्कशन होगा या वार्तालाप होगा तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि दोनों को, किसी को अगर जो कुछ ऐसा हम लोग ईजाद करें कि ना तो उसको नुकसान समझ में आए ना हमको नुकसान हो, दोनों को फ़ायदा समझ में आए। क्योंकि दोनों को यह है कि कितना हमारा पैसा खर्च हो रहा है इसी के ऊपर में, इतने ट्रूप्स लगे हुए हैं, इतने हमारी कैजुअल्टीज़, नॉर्मल कैजुअल्टीज़ हो रही है हमारे लोगों की,
तो इसको अगर हम कोई समाधान देखें उस तरफ से तो समाधान आ सकता है। रही बात पाकिस्तान के साथ जो हमारा बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है उनके साथ भी, अब वहाँ पर कौन डिसीजन लेने वाला है ये मालूम करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि पीओके का प्रॉब्लम उसके आर्मी समाप्त होने नहीं देगा। उनका जो वजूद है, उनकी जो स्टैंडिंग है, आज जो खड़े हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर में है। अगर जो ये समाधान हो गया तो फिर पाकिस्तान आर्मी क्या ज़रूरत पड़ेगी। हमारे तो कुछ ही दिन की बात है, हम लोग साथ ही थे, उसके बाद अभी वो अलग हो गए हैं और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ISI दोनों मिल करके ये तमाशा खेल रहे हैं। वहाँ लोगों में उनके जो भी मंत्री बनते प्रधान में, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि इन दोनों को कंट्रोल करें। जिस दिन वो राष्ट्र समझेगा उनको कितना नुकसान है, और राष्ट्र जिस दिन समझ लेगा वो अपना सोल्यूशन, अपना समाधान अपने आप निकालेगा और हमारे बीच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सीधा बातचीत अपना होगा और इस पर हो जाएगा। चाइना के साथ भी छोटी सी ये है, और हम अगर जो मिल करके करेंगे तो समाधान हर एक चीज़ का मिलता है और इसमें मिल जाएगा। श्रीनिवासन साहब, कितना सहमत नज़र आते हैं आप? खतरे बहुत हैं इसमें। मैं भी इंटेलिजेंस में रहा, इसको मैं देखता हूँ पाकिस्तान के साथ जो हमारा जो राजनीति या कूटनीति ये एक अलग किस्म का है, क्योंकि वहाँ जैसा उन्होंने कहा कि किससे बात करें जी, वो पूरा जो उनका आर्मी कंट्रोल में है, तो आर्मी कंट्रोल में होगा तो कोई समाधान लाना ज़्यादा मुश्किल है इसमें। मैं बेसब के होने के नाते मैं ये भी बात करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उनके सिविलियन गवर्नमेंट की जो उनका रोल है वो काफ़ी कम है उसमें। तो बातचीत किससे करें उससे? बांग्लादेश से हमने बड़ा अच्छा बात किया था, जैसा हमारे पास उनका लैंड बॉर्डर में प्रॉब्लम था, एनक्लेव्स था, एडवर्स पोजीशन, यानी हमारा ज़मीन उसके अंदर, उनकी ज़मीन हमारे पास था। ये हम समाधान से बात कर लिया। उसमें जैसा आपने सजेस्ट किया है कि हम लेन देने में है, हम आप उनको बोल दें कि आप वो ज़मीन लीजिए, हमारा पास जो ज़मीन है हम ले लेंगे, समाधान हो गया। इसमें विन विन सिचुएशन बोलते हैं हम, सब दोनों को फ़ायदा है। वो चीज़ हम संभव नहीं हो सकता पाकिस्तान के साथ, वहाँ काफ़ी रिजिडिटी है और डायरेक्शन लेस है आजकल उनके साथ। तो ये समाधान के लिए हमको कई इंतज़ार करना पड़ेगा, कूटनीति में काफ़ी चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। चाइना के साथ वो अलग तरीका है, हम पाकिस्तान के साथ जो तरीका अपना रहे हैं वो चाइना के साथ नहीं कर सकते हैं, जो चाइना के साथ करता बांग्लादेश में नहीं कर सकते हैं। अलग अलग ज़मीन के लिए, अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग दवाई देते हैं, वही वाला हिसाब किताब है। तो इसलिए जो भी फोर्सेस है उनकी अपनी जो ताकत बिल्कुल मजबूत होना चाहिए और उनकी इंटेलिजेंस सिस्टम, गुप्त व्यवस्था वो भी ठीक होना चाहिए। ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा तभी बातचीत। हम नॉर्मली कहते हैं, कौटिल्य भी यही कहता है कि आप किसी से बात करना है, समाधान मिलाना है, आपको उसको ऊंची जगह में होना चाहिए, आपके पावरफुल, यू स्पीक फ्रॉम द पावर ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ होगा तभी तो बात कर पाएंगे, डिक्टेट कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो स्ट्रेंथ की बात है। मीना जी, अगर हम कोस्टल की बात करें, कोस्टल बॉर्डर की बात करें, समंदर की सीमाओं की, तो वहाँ अगर आपने अगर कोई रिसर्च कर रखी है, वहाँ किस तरह से देखते हैं उसको? 7,000 किलोमीटर का हमारा कोस्टल एरिया है जी। और अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अटैक 2008 में भारत में हुआ था, मुंबई में, वो कोस्टल वहीं से समुद्र से ही हुआ था जी। और अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं तो बहुत सारी स्मगलिंग अभी भी समुद्र से होती है। और एक वाक़या हुआ है जिसमें एक बोट पकड़ी गई है, उसमें कोकेन या हेरोइन कुछ। आपका खुद स्ट्रांग होते हैं आप नेवी में इन्वेस्ट करके। दूसरा, आपका जो प्रोजेक्शन पावर है, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन है, आप इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा जल भाग है दुनिया का, उसमें प्रोजेक्शन पावर आपका बढ़ जाता है। अगर आपके पास अच्छे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अच्छी सबमरीन्स हैं, आपके पास अच्छे युद्धपोत हैं, तो आप ज़्यादा दूर तक आप अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं मारक क्षमता, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडियन ओशन में आप सभी जानते हैं कि चीन जो है अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा रहा है। पिछले 15 सालों में हमने देखा कि पहले तो सिर्फ उनके मर्चेंट शिप्स ही आते थे, लेकिन अब नंबर ऑफ जो नेवी शिप्स है, नेवल शिप्स है, प्लान जो पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी नेवी जो है, उसके शिप्स का नंबर बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन में। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडियन नेवी भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेवी बने। आनंद साहब, अगर देखा जाए इंटेलिजेंस का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, लेकिन हम कोस्टल की जब बात करते हैं तो एक बड़ा हमला देखने को मिला। क्या लगता है कि वहाँ पर हम उतना स्ट्रांग हो पाए हैं? देखिए, आज के युग में टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस आया हुआ है जी, और टेक्नोलॉजी पर हमको भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रुथ देता है, हमेशा सच्चाई दिखाता है जी। वो। और टेक्नोलॉजी का जो कवरेज है वो भी बहुत बड़ा है। अभी इतना बड़ा, जैसे 7,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है,
आप फिजिकली मैन नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए वो मिल जाएगा। बहुत देश बनाने को तैयार है, हमारे जैसा भी हमको चाहिए ज़रूरत है वो बनाने को तैयार है। तो टेक्नोलॉजी जब तक हम लोग नहीं लेंगे, चाहे कोस्टल हो या लैंड बॉर्डर हो। अब लैंड बॉर्डर रात के टाइम में, इनक्लेमेंट वेदर के टाइम में हर एक आदमी उतना इफेक्टिव नहीं रह सकता है, क्योंकि हर एक दिन उसको वही वहाँ पर रहना है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो 24 घंटा काम करते रहेगा। आपको बहुत सारे जो आपकी ज़रूरतें हैं वहाँ टेक्नोलॉजी से मिलेगा और वो बिल्कुल सच्चाई देगा। तो इसको अगर जो टेक्नोलॉजी को हम आज नहीं लेते हैं और इस पर हमको भरोसा करना पड़े, जिस फोर्स की जैसी ज़रूरत है वो आप दीजिए। मुंबई अटैक के बाद कितना स्ट्रांग हुआ है? देखिए, मुंबई अटैक के बाद अगर जो आप बोलेंगे, ठीक है, लिमिटेड जगह में जहाँ जहाँ होता है, क्योंकि उनका भी जो आने का जो क्षेत्र होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी वो आ जाएंगे। उनका भी रहता है कि जब आ रहे हैं तो वो क्षेत्र देखना पड़ेगा कि वो सर्वेलेंस में है या नहीं है, अंदर आकर के उनको कहीं पर कुछ पनाह मिलेगा कि नहीं, ये सब पूरा प्लानिंग होता है। इसका हम लोग भी असेसमेंट करते रहेंगे, तो उनको पकड़ने के लिए हमको हर एक जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं क्षेत्र में हम ज़्यादा जोर लगाएंगे, बाकी में अपना रहेगा। और टेक्नोलॉजी और ह्यूमन दोनों मिला करके अगर जो हम लोग ज़रूरत जिस फोर्स की जैसे जहाँ पर है वो पूरा करेंगे तो हमको बहुत इसमें सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। हम इंटरनेशनल बॉर्डर की जहाँ तक बात करें तो उनकी लिमिटेशंस को किस तरह से देखा जाए, क्या लिमिटेशंस हैं उनके? एक इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी का काफ़ी अंतर है। इंटरनेशनल बॉर्डर में जो हमारा जो सेट रूल्स है उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, फेंसिंग भी है, कई प्रोसीजर्स हैं उनसे। हमारे लिए उन पाकिस्तान रेंजर से बात करने का व्यवस्था भी है, हमारा रोज़मर्रा का प्रॉब्लम उनके साथ कराकर हम समाधान निकालने का एक व्यवस्था भी है। लेकिन एलओसी में वो जो काफ़ी बंदिश है, उसमें काफ़ी उसमें वहाँ फायर पावर की ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वार्तालाप का कम है जी। आप एक समझना चाहिए, हमारे पास दो किस्म का दुश्मन होता है। एक तो दुश्मन है जो डिक्लेयर्ड है, जैसा अभी पाकिस्तान में है, दूसरी जगह में है। लेकिन अंदरूनी दुश्मन भी है, कई लोग जिसको बोलते हैं अननोन एनिमीज, इसको भी हमने निपटना होगा। यहाँ आपके इंटेलिजेंस काफ़ी आपके लिए मदद कर सकता है, चाहे टेक्निकल इंटेलिजेंस हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, उन दोनों से। आप LW में लिख लीजिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सल एरिया में देख लीजिए, अननोन एनिमी है, वो हमारे आदमी है लेकिन पता नहीं है। सिमिलरली आप कश्मीर में देख लीजिए और बॉर्डर एरिया में देख लीजिए, तो उनको भी हमने उसको इस व्यवस्था में लाकर देखना पड़ेगा कि कौन हमारा देश के खिलाफ काम कर रहा है। इसके लिए तो चैलेंजेस IB में चाहे LOC में ये बराबर हैं, एक बाहर से और एक अंदरूनी से, इन दोनों के लिए। उसके लिए एक ही बड़ा समाधान है, अपने जो ताकत प्लस अपना इंटेलिजेंस सिस्टम। इंटेलिजेंस में अगेन ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल। मैं तो ये नहीं कहता कि पूरा भरोसा टेक्निकल के ऊपर ही करें, नहीं, उसको अल्टीमेटली द मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। तो उसके लिए हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस भी काफ़ी डेवलप करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ बॉम्बे इंसिडेंट के बाद काफ़ी इंटेलिजेंस एंगल में देखा जाएगा तो व्यवस्था में काफ़ी रूपरेखा बदली हो गई थे। पहले जो कोऑर्डिनेशन का कमी थी वो काफ़ी आजकल हद तक हो गई। जैसा आपने सुना होगा मैक, मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसमें मैं भी मेंबर था पहले। हमारा जितना एक्सचेंज करते हैं पूरा इंटेलिजेंस का, तो ऐसी कई व्यवस्था हमारे पास जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन व्यवस्था है, काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम उस समय था वो आजकल नहीं है इसमें। जी मिनी जी, आप इसको कैसे देखते हैं, एकेडमिकली कैसे देखते हैं? इंटेलिजेंस के मामलों का जानकार तो कम हूँ, लेकिन फिर भी सही का ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि भारत की जो उपग्रह बनाने की क्षमता है और उनको लॉन्च करने की क्षमता है जी, वो बहुत अग्रणी है। हम बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पर हैं, बहुत अच्छे देशों में शुमार हैं, बड़ा नाम है हमारा। तो उस इंटेलिजेंस, जिस तरह अमेरिका का जो GPS सिस्टम हम जो हमारे फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, वो इनिशियली डेवलप हुआ था आर्मी के लिए, अमेरिकन आर्मी का सिस्टम है वो, और उसके थ्रू वो पूरी दुनिया को 24 घंटे 24 सैटेलाइट्स के संतुलन से और मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उनकी आर्मी अभी भी इंफॉर्मेशन गैदर करती है। और उसी तरीके से मुझे लगता नहीं कि वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा अपना खुद का GPS सिस्टम होगा, और बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। अभी तक इतने एडवांस सैटेलाइट्स हैं जो हम मौसम के लिए यूज़ करते हैं, और अभी GIS के लिए यूज़ करते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स भी जल्द ही हिंदुस्तान डेवलप करेगा। और बिल्कुल सही बात है कि जो मशीन को चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है, और जो ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस है
उसकी इम्पोर्टेंस तो खैर हम नकार ही नहीं सकते, लेकिन ये एक मौका बहुत अच्छा है भारत के पास, क्योंकि सेट उपग्रह की जो क्षमता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि 1 मीटर रिजोल्यूशन तक का जो अब इमेजेस आने लगी हैं इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो, और भारत में पूरी क्षमता है डेवलप करने की, और मुझे लगता है कि जल्दी ही डेवलप करेंगे। बिल्कुल। आनंद साहब, अगर ये इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो क्या सोल्यूशन क्या निकलता है इनका? देखिए, पहले जो हमको जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है चीन के साथ में। जी। अभी चीन, अब जब 62 का अगर जो देखते हैं तो उसका भी बहुत बुरा हालत है। जी। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ कि उस समय हमारे पास अपने एयरफोर्स थे और हम लोग एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं किया। चीन के पास जो भी एयरफोर्स था, लेकिन वो ला नहीं सकता था यहाँ पर तिब्बत एरिया में और इधर में इफेक्टिव होने के लिए आ नहीं सकता था। लेकिन अभी चीन कितना डेवलप कर दिया, उनके रेलवे लाइन, रोड्स, सब कुछ ये हो गया। अभी तिब्बत एरिया में इतना एल्टीट्यूड में 2 बड़े बड़े एयरफील्ड बना रखे हैं जिसमें कोई भी एयरक्राफ्ट वहाँ लैंड कर सकता है। उसके अलावा 6 और बना रहे हैं। तो ये सब जब इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, और हमारे पास में अभी हम बहुत धीरे धीरे हमारा काम चल रहा है। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में बहुत तेज़ी आई है। अभी कोई 72-73 हम लोग को रोड बनाना था, आगे जाने का हमारा रोड ही नहीं। मैं उस एरिया में बहुत सर्व किया हूँ, तो रोड नहीं था, और था भी तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड। अभी जो बन रहे हैं सब नेशनल हाईवे स्पेसिफिकेशंस के बन रहे हैं, ताकि ट्रूप्स को आसानी से वहाँ पर हम लोग ले जाएं वहाँ पर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर एरियाज़ का बहुत ही अच्छा बना करके रखना पड़ेगा। और हम, क्योंकि अब चीन के साथ में हमारा तुलना हो रहा है, तो हम उससे पीछे नहीं रहते हैं। अब हमारे ट्रूप्स भी हैं, जब जब उनके साथ में हुआ है, लेटेस्ट ये जो हुआ है हमारा उनके साथ में, हम लोग पीछे नहीं हटे, वो लोग पीछे हटाए। उससे पहले भी 2-3 इंसिडेंट हुए थे जहाँ लगता था कि बहुत फायरिंग होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वही लोग पीछे हटे हैं। तो उस लिहाज से इंडियन आर्मी का चीन को भी पता है कि लड़ाई करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा, समाधान के लिए वो भी लगे हुए हैं। अब लेकिन वही उनका थोड़ा भूख ज़्यादा है जी। तो वो अपने आप आएंगे लाइन पर। जब हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब तेज़ी से बढ़ रहा है, एयरफील्ड्स हमारे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लैंडिंग स्ट्रिप्स और बन रहे हैं हमारे, बहुत तरह के हम लोग कर रहे हैं। ये सब तो खुला चीज़ है जो कि हर एक रिपोर्ट में आ रहा है। तो इस लिहाज से हम लोग भी अपना जा रहे हैं। और चाइना के साथ में जब वो भारत देश के साथ कर रखा है, तो 2 के साथ क्यों नहीं करेगा। और भूटान और सिर्फ भारत 2 बचा है, वो भी करेगा। हम लोग में थोड़ी सा ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे ऊपर में पार्लियामेंटेरियंस हैं जो भी हैं, वो लोग भी ध्यान देंगे, उधर में से निकलेगा समाधान। लेकिन अपनी मजबूती बढ़ाना पड़ेगा, हर एक तरह से मजबूती बढ़ाना पड़ेगा, तभी समाधान होगा। बराबरी में समाधान होता है, कमज़ोर मजबूत के साथ में नहीं कुछ बिल्कुल। जहाँ तक हाईटेक की बात की, तो हम कितना हाईटेक हुए हैं ये भी हमें समझना होगा। लेकिन चाहे इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे हम BSF की बात करें, अपनी फ़ौज की बात करें, क्या लगता है कंक्लूडिंग आपका जो रिएक्शन है क्या होगा? अगर आप कंपैरिजन के लिहाज से बोलेंगे तो पहले से काफ़ी हद तक हर जवान के लिए काफ़ी सुविधा है अभी। चाहे नाइट विजन डिवाइसेस ले लो आप, थर्मल इमेजेस का लीजिए, GPS का सिस्टम लीजिए उसमें, और इवन डीप सर्च व्हीकल्स, मेटल डिटेक्शन हो, हर चीज़ में काफ़ी सुविधा है अभी। और इसके अलावा जो मोबिलिटी एंड कनेक्टिविटी की जो बात करते हैं आजकल, वो भी काफ़ी तेज़ है। पहले जैसा नहीं कि आप काफ़ी देर होता है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है उसमें लिए। इसमें लिए काफ़ी जो बैकअप गवर्नमेंट का इंडिया की तरफ से है वो काफ़ी अच्छा है। पहले तो जवान ये नहीं कह सकता थोड़े उनके लिए वो टेक्निकली वो इनकेपेबल है, वो नहीं बोल सकता, वो काफ़ी सक्षम है उसमें। चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट भी हो, अपना सुरक्षा के लिए हर किस्म का यूनिफॉर्म भी हो जी। सिर्फ जवानों के लिए आजकल तो प्रॉब्लम ये है कि वो सोशल और कम्युनिकेशन वही है, उसको वो अलग तरीके से हमको निपटना होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात है, वेपनरी की बात कहें, वो तो आजकल बिल्कुल चाहे BSF हो, चाहे SSB या ITBP, हर फोर्स के लिए काफ़ी तैनात है, और आर्मी के भी काफ़ी हद तक है। और इस लिहाज से हम आर्मी के साथ भी काफ़ी कोऑपरेट है, इसमें हमारा जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है, तो उनसे भी हम हेल्प लेते हैं, खासकर LOC में जो JNK में है, हाई आल्टीट्यूड एरिया। और जो कम्युनिकेशन की जो हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन, पहले जैसा नहीं कि आप गाड़ी में ही चलना है, आजकल आप हवाई जहाज़ में भी जा सकते हैं उसमें। और टेक्नोलॉजी में मैंने खुद ही देखा है, UAV ड्रोन्स का जो इस्तेमाल किया काफ़ी आज तक हम कर रहे हैं उसमें। हर जगह मूवमेंट की
जो बॉर्डर के जो एक्चुअल लिहाजा क्या हो रहा है उधर वो पता करने के लिए ड्रोन कैमरा का भी काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। तो हर किस्म का आजकल जो इसको हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर्स के ज़रिए से हम काफ़ी हद तक अपना जो रिज़ल्ट बढ़ा पा रहे हैं अभी। बिल्कुल। मेरा ये क्या सोचते हैं, कितना आप सहमत हैं और क्या कंक्लूजन देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई सीमा किसी गतिविधि को रोकती है, एक राष्ट्र या राज्य का एज होता है या उसका अंत बताती है, लेकिन सीमा का दूसरा एक फंक्शन ये भी है कि वो लोगों को जोड़ती भी है। जैसे हम आप देखें भारत नेपाल की सीमा जो है उसने हमेशा जोड़ने का काम किया है। भारत में भूटान की सीमा, भारत म्यांमार की सीमा पर जो सिस्टम है वो, और भारत नेपाल की सीमा का सिस्टम तो यूरोप ने अभी अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ तो 1950 से वो सिस्टम है कि फ्री मूवमेंट है, वहाँ के लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसी तरीके से म्यांमार की सीमा में 16 किलोमीटर तक म्यांमार का कोई सिटीज़न हमारे यहाँ आ सकता है, हेड लोड एग्रीमेंट उसे कहते हैं, और इसी तरह के भारत का जो कोई नागरिक है वो 16 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार में जा सकता है। ऐसा सिस्टम बहुत सहूलियत वाला सिस्टम है। तो बॉर्डर्स को सिर्फ एक ऐसा एक लाइन के रूप में, एक बाउंड्री के रूप में ना देखकर, अगर हम ये सोचें कि बॉर्डर कोई इंटरेक्शन भी फैसिलिटेट कर सकता है या हमें सहूलियत भी प्रदान कर सकता है, उस तरीके से देखना भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे संबंध इन देशों से बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चीन से भी संबंध अच्छे हों और पाकिस्तान से भी संबंध अच्छे हों और अच्छे से सहूलियत से सारे देश रहें इस सब कॉन्टिनेंट में। आनंद साहब, आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कंक्लूजन निकालते हैं आप इसका? देखिए, तमाम भारतीयों को ये सोचना पड़ेगा, अब हम लोग वो भारत में नहीं है, अब हम लोग न्यू इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। न्यू इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग है जी, अब न्यू इंडिया प्रवेश कर चुके हैं। मैं बताता हूँ, अभी मैं जापान गया हुआ था, उसके बाद मैं कुछ दिन के बाद फिर इजराइल भी गया जी। तो जापान में जहाँ बोलते थे कि फ्रॉम इंडिया, मतलब देख के पता लगता है फ्रॉम इंडिया, जैसे बोलता था यस, मतलब उसके चेहरे पर इतनी अच्छी मुस्कान आती थी, इतने खुश होते थे कि भारतीय इसमें मिल रहा हूँ। मैं कोई मतलब एज ए इंडिविजुअल मैं तो नहीं गया हूँ वहाँ पर, गया हूँ वहाँ अपना घूमने फिरने के लिए, कोई किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया हूँ, लेकिन एक भारतीय को देख करके वो खुश होते हैं कि आज मैं एक भारतीय से मिला। दूसरा इजराइल में भी वही, जिससे भी बोलो, कोई काम के लिए बोलो, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था दोनों जगह, तो वो लोग अपने करा करके आपके लिए पूरा समय देने को तैयार है, अपना काम छोड़ करके, दुकान छोड़ करके आपको बताएंगे अच्छा ये रास्ता लीजिए, ये लीजिए, मैप पर दिखाएगा। तो अब हम वो भारत के हिस्सा हैं, अब हम लोग न्यू इंडिया के हिस्सा हैं। आज गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, कोई भारतीय ऐसा नहीं जिसके पॉकेट में रुपया पैसा नहीं है। एक भारत था उस समय जबकि रुपया लोग बिना देखे मर जाता था, लेकिन आज के भारत में हर एक इंसान के पास में जो काम कर रहा है उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सबके पास पैसा है। और ये रफ्तार में जब गति आती है ना, जैसे कोई जो चलाने में पहले मेहनत करना पड़ता है, अब वो हम लोग गति पकड़ चुके हैं और ये रफ्तार बढ़ते जाएगा और न्यू इंडिया का हम लोग अपने टाइम में ही बहुत अच्छा इंडिया को देखेंगे और ये तकरीबन हर एक चीज़ मजबूती आएगी, सब समाधान भी साथ साथ आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो समझना होगा, भारत अब वो भारत नहीं रहा जो कभी हुआ करता था, बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर आ गया है। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे इस खास प्रोग्राम पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com और आप सोशल मीडिया पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी राय हमसे जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।